हेलो एवरीवन, सेलेक्ट सिविल्स के एक और लेक्चर में आपका वेलकम है। हम 11 जेपीएससी के लिए मिडिवल एजेस में झारखंड को देख रहे हैं। हम एक्चुअली झारखंड को पढ़ रहे हैं ना, झारखंड की हिस्ट्री, उसमें हम मिडिवल मध्यकालीन एजेस में झारखंड को देख रहे हैं। अगर आप 11 जेपीएससी को लेकर सीरियस हैं तो रेगुलसली फॉलो करिए, और बिल्कुल नहीं करना तो है ना बाइनरी जैसा ऑल या तो नो। ऐसा सोचिएगा कि पार्ट टाइम पढ़ लेंगे या एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आएगा तो घड़ी घंटा पढ़ के, जो 4-4 5-5 साल से कर रहे हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा टच में रहना ही पड़ता है क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है। तो आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा और लगातार परिश्रम करता रहना पड़ेगा। और बेस्ट पॉसिबल लेक्चर आपके लिए ये है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए खास करके, जितना आसान हो सकता था और जितना सिंपलिस्टिक तरीके से कहानी जैसा हम इसको देख रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सहपल राय जब वो पलामू वाले रीजन को कैप्चर करना था, मुगल किंग को, किसको, जहांगीर को, तो उसने सहबल राय को बाघ से लड़ने के लिए बोल दिया। कोई भी इंसान बाघ से ह्यूमनली नहीं लड़ सकता अनटिल एंड अनलेस वो साउथ की मूवी ना हो। तो वो क्या हुआ होता है, उसमें सहबल राय की मृत्यु हो जाती है और इससे चेरो का जो क्षेत्र का जनता था वो मैसिव रिवोल्ट कर देता है, एक विद्रोह कर देता है पलामू रीजन में, और मुगल को वहाँ से भाग जाना पड़ता है। ये हमारे पिछले इसकी एक बैक स्टोरी थी, और ये मैंने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है, आप वहाँ जाके भी पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। और हम देखते हैं अब आगे वाले कहानी में होता क्या है। मेनली क्या होता था, मध्यकालीन टाइम से ही हम देख रहे हैं कि जो भी होता था, सल्तनत दिल्ली में आती थी, 3 रीजन्स बहुत उनको फेमस होता था, उनको जितना ही जितना होता था। एक छोटा नागपुर खास, दूसरा आपका पलामू वाला रीजन, और तीसरा मानभूम और ढालभूम। तो इनको लेके बहुत हमेशा से ही उनको पावर टसल बना रहता था। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि कहानी किस तरफ से बढ़ी है। ऑलराइट, तो अब देखिए अब क्या है, विष्णुपुर और पंचेत में अटैक होता है। तो छोटा नागपुर, खास, पलामू और अब कौन सा, प्रेजेंट डे धनबाद, दैट इज मानभूम, विष्णुपुर एंड पंचेत वाज टेकन कंट्रोल ऑफ बाय मुगल्स। अब इनका अगला टारगेट क्या रहता है, विष्णुपुर या मानभूम का एरिया, और अभी का जो धनबाद का एरिया है जो कि, और फिर पंचेत वाला एरिया। तो पंचेत रीजन उस टाइम जमींदार वीर हामिर क्या कर रहा था, उसमें शासन कर रहा था, और सूबेदार कौन था, अफजल खान, है ना। उसने क्या किया, बंगाल के सूबेदार से मिला, इस्लाम खान से, और वीर हामिर को हरा देता है। ठीक है, तो वीर हामिर को हरा देता है। उसके बाद पंचेत रीजन में भी उसका इनडायरेक्टली कब्जा हो जाता है। तो अब क्या होता है, जहांगीर है उस टाइम, हम किसके दौरान पढ़ रहे हैं, दिस ऑल स्टोरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ और रीन ऑफ जहांगीर। उसका बेटा था कौन, खुर्रम, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, शाह जहान के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये उस टाइम क्या हो रहा था, ये देखिए, व्हेन जहांगीर वाज द किंग हिज सन शाहजहां वाज सूबेदार ऑफ साउथ इंडिया। उसको भेज दिया था कि तुम सीखो अभी कि किस तरह से रूल करना है, जब कल को मेरे बाद राजा बनोगे तो यू विल हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ रूलिंग योर सब्जेक्ट्स। तो उस दौरान वो क्या कर रहा था, अपने पिता के दौरान वो साउथ को संभाल रहा था। तो 1622 में किसी वजह से रिवोल्ट हो जाता है अपने किंग यानी पिता के ही अगेंस्ट। तो वो क्या होता है, झारखंड आता है। झारखंड फिर कब आता है, तो आता है तो किस एरिया से, राजमहल वाले रीजन से। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रिटिश से पहले मुगल्स, या हमने वो भी देखा था कि सरकी डायनेस्टी में भी जब विद्रोह होता है तो वो भी किधर आके रहता है, राजमहल वाले रीजन में। तो किसी भी नए किंग और इसका जनरली आना होता था तो इसी रीजन से होता था। तो ये हमेशा से ही बहुत हॉट केक रहा है झारखंड वाले, है ना। माइंस वाइंस वाला काफ़ी रीजन है, अभी भी बिल्कुल हॉट केक है। ठीक है, तो वो एक अलग किस्सा है। तो मुगल से तो था ही मुगल का आगमन इस एरिया में, उससे पहले भी जितने किंग्स और छोटे छोटे आपके ट्रैवलर्स या जो भी हुआ है, जिनका भी आगमन झारखंड में मेजरली हुआ है तो इस रीजन में हुआ है। तो राजमहल रीजन वाज अगेन अंडर कंट्रोल ऑफ बंगाल सूबेदार इब्राहिम। क्या हमने पढ़ा भी था कि कुछ कुछ रीजन झारखंड सूबा में आता था, कुछ कुछ बंगाल का सूबेदार देखता था। तो राजमहल जो कि बॉर्डर लगता है बंगाल से, तो सूबेदार कौन था, इब्राहिम, और उसका किसका, यानी कि बंगाल का सूबेदार, और उसके खिलाफ जो विद्रोह करता है उसके किंग के खिलाफ उसका बेटा ही। तो सूबेदार जो बंगाल का था वो और खुर्रम के बीच में यानी शाहजहां के बीच में वॉर ब्रोकिन, एक जंग हो जाता है। खुर्रम क्या करता है, इसमें किल कर देता है इब्राहिम खान को और कैप्चर कर लेता है राजमहल के क्षेत्र को। उसको कैप्चर कर लिया, लेकिन बाद में जब सेटलमेंट होता है किसके बीच में, ये बोला आपस में लड़के कोई फ़ायदा है नहीं, बाहरी हमें क्षेत्रों को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक सेटलमेंट हो जाता है बाप बेटे में, और उसमें क्या होता है, मुगल किंग
और उसका बेटा शाहजहां आपस में फिर वो मैनेज कर लेता है और वो दोबारा क्या चलता है, वो वापस चला जाता है साउथ में। तो वही चीज़ लिखा है, लेटर व्हेन ए सेटलमेंट बिटवीन मुगल टुक प्लेस, है ना, मुगल्स टुक प्लेस, बाप बेटे में, देन ही रिटर्न टू द एरिया एंड वेंट टू मैनेज हिज साउथ, जहाँ से फ्रॉम वेयर ही हैड कम, वहाँ से जो आया था। बोलता है ठीक है चलो हो गया सो हो गया, अब हमें लड़ना नहीं है। लेकिन इसने एक काम कर दिया था कि झारखंड से राजमहल वाले रीजन से आया, और दूसरा जो उस टाइम बंगाल रीजन का जो देख रहा था एरिया समझिए, जिसके कंट्रोल में था, सूबेदार कौन था, इब्राहिम खान। तो खुर्रम और उसके लोग, हिज आर्मी किल्ड, आपके इब्राहिम खान को मार देता है। तो ये हो गया रीजन कौन सा, आपका पंचित रीजन में कैसे उसने कैप्चर किया था, और कैप्चर के साथ साथ क्या क्या इवेंट्स घटी थी इस रीजन में, ये एक उसकी हिस्ट्री है। इससे पहले हमने देख लिया पलामू वाला, देखिए है ना, प्लेलिस्ट में आप जाइए और उसको देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। उससे पहले हमने देख लिया था कि छोटा नागपुर खास, जहाँ की स्पेशली क्यों फेमस थी, तो सुना था जहांगीर ने, सुना क्या था अपना तुजुके जहांगीरी में भी लिखा था कि यहाँ के शंख नदी से हीरा निकलता है। तो उसके बाद उसको कैप्चर करना सामरिक कारण, जिसे क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक रीजन्स, है ना, वजह। उसके अलावा इकोनॉमिक रीजन था ही, बहुत धनी था ये रीजन, तो इस वजह से हर तरह से इसको कैप्चर करना ही था। तो हमने ये भी देख लिया कि कैसे शुरुआत करता है जहांगीर, हाउ कैप्चर्ड छोटा नागपुर खास रीजन, एंड देन पलामू और वहाँ के चेरोस को कैसे कंट्रोल करता है, एंड देन अभी जस्ट हमने देखा आपके ढालभूम मानभूम रीजन में भी, स्पेशली पंचित वाले रीजन में। और एक चीज़ देखा कि पंचित रीजन में क्या घटना घटती है कि दक्षिण से उसका बेटा जब 1622 में विद्रोह करता है तो वो आता है और वहाँ के बंगाल के सूबेदार को, इब्राहिम खान को, वो मार देता है। लेकिन बाद में सेटलमेंट जब हो जाता है तो वो फिर से दक्षिण का क्षेत्र संभालने चला जाता है जहाँ से वो आया हुआ होता है। अब नेक्स्ट राजा बनेगा तो उसके क्षेत्र में भी वही सीक्वेंस सेम फॉलो करेगा। सबसे पहले छोटा नागपुर खास, उसके बाद पलामू, चेरोस, एंड देन तीसरा कौन सा आपका, मानभूम ढालभूम। तो शाहजहाँ के बाद, जहांगीर के बाद, है ना, जहांगीर के बाद अब किंग बनने का नंबर किसका आया, खुर्रम, बेटरली और फेमसली नोन एज शाह जहाँ। इंडियन आर्किटेक्चर में जो मार्वेलस स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो वो सब है शाहजहाँ का आर्किटेक्चर, है ना। तो देखते हैं उसके रीन में, उसके शासनकाल में किस तरह से घटनाएं घटी हैं। देखो शाहजहाँ और खुर्रम रीन इन झारखंड। नाउ खुर्रम वॉज द किंग आफ्टर जहांगीर इन द एरिया इन द ईयर 1628। 1628 में वो किंग बन जाता है ना। ये किंग बन गया कौन, ये किंग है अब शाहजहाँ। तो शाहजहाँ क्या करता है, एज वी हैव सीन अर्लियर मेनली 3 रीजन्स वेयर आइज एप्पल, आँखों का तारा होता है, फॉर ऑल किंग्स एंड जनरल्स ड्यूरिंग मुगल्स। और ये स्पेशली मुगल्स है, ये मैंने मेंशन, चूँकि हम मुगल पढ़ रहे हैं, और इन जनरल आप कह सकते हैं ड्यूरिंग मेडिवल, मध्यकालीन टाइम से ही, अर्ली मेडिवल उसमें भी, है ना, दिल्ली सल्तनत से ही हम देखते आ रहे हैं कि ये सब क्षेत्र को ही लेके एक अति उत्साह है सभी किंग्स में और उनके जनरल्स में। तो अगेन सबसे पहले कौन सा है, छोटा नागपुर खास। वी हैव लर्न दैट जहांगीर हैड फ्रीड दुर्जनसाल एंड इंटाइटल्ड हिम, शाह उसको आज़ाद किया था, और वो सोने हीरे वाली कहानी देखी थी कि उसने सत्यता को पकड़ लिया था हीरे का, तो उससे खुश होकर उसको साल से शाह की उपाधि दी थी और उसको आज़ाद भी किया था, है ना। तो आफ्टर बीइंग फ्रीड 1627 में आज़ाद किया था। ही वॉज इन हिज कैपिटल कोकराह, है ना, दिस इज के कोकराह। कोकराह में वो उस टाइम उसकी राजधानी थी, कब तक, टिल 1640। बट आफ्टर दिस, यानी आज़ाद होने के बाद, और 1640 तक, आफ्टर दिस 1640 के बाद, ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहजहाँ इधर आ जाता है, देखा हमने अभी जस्ट। और आफ्टर शाहजहाँ क्या होता है, कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम कोकराह टू दोयसा। देख ही रहा था कि बहुत तरह का दिक्कत हो रही है हमें मुगल से, तो उसने क्या किया, अपना सिक्योरिटी रीजन से कोकरा से अपनी राजधानी को हटाया और वो अब कहाँ शिफ्ट हो गया, दोयसा को अपने कैपिटल बना लिया। सो अब दोयसा है राजधानी, तो वैसे तो रहेगी नहीं राजधानी जैसा कोई आम शहर होता है। दिस शुड बी रिमार्केबल एंड ब्यूटीफुल, और सुरक्षित भी रहना चाहिए। सो दिस दोयसा रिमेन्स द कैपिटल ऑफ छोटा नागपुर खास फॉर नेक्स्ट 100 ईयर्स। अब 100 साल तक बोला कि अब जो हमारा दोयसा राजधानी है, तो ये अब राजधानी कितने सालों तक रहा है, 100 साल तक के लिए। तो यहाँ से देखिए बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं। सबसे पहला आ रहा है कि कोकरा
से दोयसा किसके रीन में हुआ, तो आपको पहला ये याद रखना है कि ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहजहां, नंबर 1 पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा ये रख सकते हैं आप कि कितने दिनों तक कैपिटल रहा, तो 100 ईयर्स तक, 100 साल तक, तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। और तीसरा क्या हुआ कि कहाँ शिफ्ट हुआ था, कोकरा से, कोकरा से दोयसा हुआ था, तो ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। इस तरह से मैंने हाईलाइट भी कर दिया इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप इसे बार बार सुनिए और इसे रिटेन करिए कहानी जैसा। तभी मैं आपको सुना रहा हूँ कि स्टोरीज़ आर meant टू बी मोर रिटेन्ड इन ह्यूमन माइंड, कहानियाँ ज़्यादा याद रहती हैं, तो सुनते जाइए इसको और आप बार बार सुनिए और इसको याद करिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है ना, फैक्चुअल ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उसे सुनते रहिए और याद रखिए। तो मैंने आपको बताया कि अब नया जो राजधानी बना था इसका सौंदर्यीकरण भी करना था, तो क्या था, दुर्जनशाल वाज वेरी मच इनटू, किस चीज़ में आ गया, अब हमको फोर्टिफाई करना है एंड इसको ब्यूटीफाई करना है। वी हैव टू फोर्टिफाई एंड ब्यूटीफाई आवर न्यू कैपिटल, है ना, नया है राजधानी तो उसको सजाना बजाना तो है ही। इंस्पायर्ड बाय किससे, मुग़ल आर्किटेक्चर, ऑब्वियसली दिल्ली में भी मुग़ल थे और मुग़ल आर्किटेक्चर बहुत सुंदर था भी, तो उनका इन्फ्लुएंस था कि हमें अपनी नई नई जो राजधानी बनाई है हमने दोयसा को, इसको भी काफ़ी सुंदर तरीके से सजाना है। तो उसने क्या किया, एमंग मैनी बिग स्ट्रक्चर्स वन मस्ट बी मैंशनड हेयर इज़ नवरत्न फोर्ट, है ना, नवरत्न का किला बनवाया। एंड इट हैड झरोखा दर्शन, उसमें क्या था, झरोखा दर्शन, इंस्पायर्ड बाय मुगल्स, स्टार्टेड बाय अकबर। झरोखा दर्शन का उन्होंने एक वहाँ पर किला में इंतज़ाम करवाया, नवरत्नगढ़ का किला, किसने, आपके छोटा नागपुर खास का जो नया कैपिटल बना था दोयसा में। तो झरोखा दर्शन क्या होता था, ये मुग़ल जैसे इधर मान लीजिए किला है ना, ये फोर्ट है, अब उसमें एक बालकोनी जैसा होता था ऐसे, तो यहाँ पर जो किंग आता था, किंग आके यहाँ अपने सब्जेक्ट्स को एड्रेस करता था, अपने लोगों से मिलता था और उनके जो भी इश्यूज़ होते थे उनको रिजॉल्व करता था। जैसे शाहरुख खान को देखते हैं ना, बर्थडे में आता है और हाय हेलो फ्लाइंग किसेस वगैरह भेजता है, तो वो सीन तो नहीं था क्योंकि किंग था, तो किंग को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था। तो ये झरोखा दर्शन शुरू किया था किसने, अकबर ने। तो उसी से इंस्पायर होकर जो नया राजधानी बनवाया था इसने दोयसा, उसने वहाँ पे भी ये वाला इंतज़ाम करवाया, कहाँ पे, नवरत्नगढ़ का जो किला बनवाया। ठीक है, अब आगे देखते हैं अब क्या होता है। उसके बाद रघुनाथ शाह 1640 से 90 के बीच में किंग रहता है। आफ्टर दुर्जनशाल के बाद किंग बनता है रघुनाथ शाह। और उसके बाद जो खानज़ादा होते हैं, जिसको मिलिट्री ऑफिशियल्स होते थे मुग़ल को, उनके लिए एक स्पेशल टर्म था, है ना, खानज़ादा। तो ये जो खानज़ादा होते थे उनको स्टार्टेड अटैकिंग रघुनाथ शाह, बोला कि अब उतना वो रघुनाथ शाह इसके तुलना में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो उसको शुरू कर दिया अटैक करना, है ना। एंड कंपेल्ड हिम टू पे एनुअल रेंट, मालगुजारी बोला कि तुमको देना पड़ेगा और नहीं तो चैन से रहना है तो मालगुजारी देना पड़ेगा। रीजनल किंगडम हो तो दिल्ली के अकॉर्डिंग चलो। तो इस तरह की कहानी बनी हमारे छोटा नागपुर वाले रीजन में। फिर जैसा सीक्वेंस है हमारा, तो देखेंगे नेक्स्ट हमारा कि पलामू में क्या सीन हुआ। ठीक है, तो ये पलामू वाला देखिए, चेरोज़ ऑफ पलामू। ओबियसली पलामू में कौन से, चेरो किंगडम थी, चेरो डायनेस्टी थी। तो शाहजहाँ के दौरान पलामू का राजा हुआ करता था प्रताप रॉय, जिसके बाद किसके बाद बना था, तो सहबल रॉय के बाद। और प्रताप राय था बहुत इन्फ्लुएंशियल, फेमस था और एक प्रतापी माइटी किंग था। माइटी मतलब ऐसा नहीं कि खुद बहुत लंबा चौड़ा था, उसके फोर्सेस जो थे, उसके आर्म जो फोर्सेस थे, है ना, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, उसके जो सामान थे वो बहुत माइटी था, यानी कि बहुत बेहतरीन था। तो इसलिए वो बहुत इन्फ्लुएंशियल भी, अपनी जनता के बीच में काफ़ी वो शानदार एक प्रतिभा वाला आदमी था, बहुत उसको पसंद करते थे। तो उसके टाइम क्या था, जब झारखंड के इसके बिहार का ही सूबा का हिस्सा था, और बिहार का सूबेदार कौन था, अब्दुल्लाह खान। वो क्या किया कि मालगुजारी बोला तुमको देना पड़ेगा भाई, रेवेन्यू हर हाल में पैसा मैटर करता है, तो रेवेन्यू बोला तुमको देना पड़ेगा। कितना रेवेन्यू, तो उसने फिक्स कर दिया कि 1,36,000 तुमको रेवेन्यू देना होगा। किसको, पलामू का जो किंग था, कौन, प्रताप रॉय की बात की टाइम की बात हो रही है, ये प्रताप रॉय की कहानी है ना। मतलब कि 1,36,000 तुमको देना पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं रुका, वो क्या करता था, इसको लगातार इंक्रीज़ करता रहता था। और इससे एनॉय हो गया, क्या हो गया, चिढ़ गया, कौन, पलामू के चेरोज़, उसमें भी प्रताप रॉय स्पेशली किंग चिढ़ गया। और क्या हुआ, स्टॉप पेइंग एनी रेंट, बोला कि तुमको जितना जाना है जाओ, भाड़ में जाओ, 1,36 क्या 1 करोड़ कर दो, वी आर नॉट गोइंग टू पे ए सिंगल पेनी, हम कुछ नहीं देने वाले। तो वो क्या कर दिया, इसको बंद ही कर दिया कि तुम अपनी मर्ज़ी से बढ़ा लो, क्या होता है, तुम हम नहीं पे करने वाले।
अब इतना रेवेन्यू पे नहीं करेगा तो नुकसान होगा, और पैसे का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है। इंसान इतना कैपिटलिज्म कमा रहा हो गया है। तो ग्रेट लॉस टू रेवेन्यू लेट शाहजहां क्या हुआ, बोला कि सूबेदार ही हम चेंज कर देते हैं, तुमसे नहीं उठाया जा रहा है ना रेंट, तो हम क्या करते हैं, शाइस्ता खान को बना दिया नया सूबेदार, और उसको बोला कि जो भी रेवेन्यू में लॉस हुआ है तुम इसकी भरपाई करो और पैसे उठा के लाओ वहाँ से, कहाँ से, पलामूज और चेरो वाले रीजन से। तो सो इन द ईयर 1641 में शाइस्ता खान बोलता है कि भाई पैसे लाओ, अटैक कर देता है। प्रताप रॉय क्या था, बहुत सारी मुसीबतों से पहले ही घिरा हुआ था, और बाहरी अटैक को भी वो नहीं झेल पाया, तो वो क्या किया, ही एक्सेप्टेड द कंडीशंस, बोला कि हम जो शर्त रखो मंजूर करते हैं, लेकिन इसको वॉर को रोको। तो शाइस्ता खान के अटैक से बचकर एक ट्रीटी हुई, यानी कि एक बन गया कि तुम शर्त बताओ, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो 2 शर्त रखी शाइस्ता खान ने, बोला कि 136 दिए थे तो तुम पे नहीं कर रहे थे, चलो वॉर के बाद ऐसे ही ठंडे हो जाते हैं ना लोग, बड़े बड़े काबिल लोग, तो बोला कि 180 नहीं पे कर रहे थे, चलो अब 80,000 एनुअल पे करो। बोला ठीक है भाई। प्रताप राय बोला कि नहीं कर रहे थे लेकिन अब हम पे कर देंगे, बस थोड़ा घटा दो। तो ये 136 से बोला कि ठीक है अब 80,000 पे करो सालाना रेंट, और दूसरा क्या है कि हाजिरी लगाओ तुम कहाँ पे, रीजनल, जो समझ लिए एक तरह से हेडक्वार्टर था ना। तो ये बोला कि जो दूसरा है ना हेडक्वार्टर रीजनल, यानी सूबा का जो मुख्य जगह है, सूबा का प्रमुख स्थल कौन सा, रीजनल इधर पटना। तो बोला कि 2 कंडीशन है, अगर 2 कंडीशन मानते हो तो हम तुमको कुछ नरमी दिखाएंगे। पहला कंडीशन है कि एनुअल रेंट पे करो 80,000, और दूसरा कि क्या करना है तुम्हें कि एनुअल बताना है कि पलामू रीजन में क्या घटना घट रही है, उसके लिए हर साल एनुअल आके हमें इसका बताओ, तुम एक ब्रीफिंग करो। तो ये 2 कंडीशन था। तो इसको यहीं तक रखते हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के देखेंगे रीजन्स को कैसे कैप्चर किया, और मुग़ल के बाद फिर देखेंगे जब नेक्स्ट ब्रिटिश वगैरह आते हैं। तो इस तरह से हम एक कहानी वाले फ्लो में इसको सुनते रहेंगे कि आप, अगर हमें उम्मीद है कि अगर आप अच्छे से पढ़िएगा तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और इससे आसान तरीके से, इतना अच्छे से डेकोरेट करके, मुझे नहीं लगता, मैंने बहुत रिसर्च किया है उसके बाद ये लेक्चर्स आपके लिए तैयार किए। तो एक टेलीग्राम चैनल भी है @SELECTCIVILS सेलेक्ट सिविल्स, इस पे जाइए। किसी तरह की डाउट क्वेरी हो तो मुझसे जुड़िए, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और 11 JPSC के लिए अगेन अगर आप सीरियस हैं तो अच्छे से पढ़िए, बार बार लेक्चर को देखिए, तभी कुछ हो सकता है। और इसमें इंक्लूड हो सकता है 12 भी, तो ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे आने के लिए तैयार है। तो आप भी उसके वेलकम के लिए तैयार रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।